हेलो प्यारे बच्चों। तो ग्रेविटी जी के वैल्यू में वेरिएशन हम देख रहे थे, यानी वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो उसमें मैंने परसेंट वाले बताए थे आपको, परसेंट निकालना मैंने सिखाया था आपको। और एक छोटा सा कंसेप्ट उसमें और आ जाता है, मैं एग्जांपल लूँगा, इसके बाद आगे बढ़ेंगे फिर हम लोग। ये कहता है इफ द मास ऑफ अर्थ, किसी भी प्लेनेट का दे देगा, दैट इज नॉट अर्थ, है ना, किसी भी प्लेनेट का दे सकता है, रिमेन्स सेम and its radius is shrink by 2%। मतलब या तो श्रिंक हो जाए 2% या एक्सपेंड हो जाए, ध्यान रखेंगे। फाइंड परसेंट चेंज इन द वैल्यू ऑफ जी। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब श्रिंक होता है तो रेडियस कम हो जाती है ना, और मास क्या रहता, मास वही रहता है। तो इस केस में क्या करते हैं कि इस तरह के चेंज जब आते हैं, जब फॉर्मूला यूज करते हैं मेन फॉर्मूला, तो उसमें कोई अलग से करने की जरूरत नहीं है। इसका एक सिंपल सा मेथड है, डिफरेंशिएशन वाला कंसेप्ट है उसके अंदर। यानी जी जो हमारे पास होता है, जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, ये वैल्यू होती है हमारे पास। तो जब हम देखते हैं कि इसमें चेंज हुआ है, बाकी किसी में चेंज नहीं हुआ, देखिए इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, इसमें चेंज हुआ है, तो हम क्या करते हैं, डी जी अपॉन डी आर ई, यानी इसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो इन दोनों को छोड़ते हैं, जी एम ई, और इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं आर ई के। तो डिफरेंशिएशन का फंडा हमारे पास क्या होता है, मान लीजिए एक्स की पावर एन है, आप जानते हैं, डी बाई डी एक्स करते हैं। तो इसमें ये n पावर पहले लगा देते हैं और x की पावर n-1 कर देते हैं, ऐसे कर लेते हैं। तो r की पावर जो ऊपर है, आर ई की पावर, वो -2 है, ठीक है। तो यानी -2 का मल्टीप्लाई होगा और एक पावर इसमें से कम हो जाएगी, यानी ये हो गया डी जी अपॉन डी आर ई और जी एम ई -2 अपॉन आर ई क्यूब, ऐसा हो गया। अच्छा, एक चीज बताई थी मैंने कि जो जी एम ई होता है, वो जी आर ई स्क्वायर होता है, ये मैंने आपको बताया था। ये ध्यान रखने की बात है, मैंने कहा था ये बार बार यूज होगा। तो यहाँ लगा दें अगर इस चीज को थोड़ा सा, हाँ शाबाश। तो डी जी अपॉन डी आर ई, तो -2 जी आर ई स्क्वायर अपॉन जी आर ई। तो हमारे पास कुछ निकल के आता है, देखिए जी आर ई कट जाता है, ये वाली चीज़ आ जाती है हमारे पास, इस पे क्यूब लगाएं तो डी जी, और ये हमारे पास बन के आता है -2 आर ई अपॉन आर ई, ये कट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि जो हम देखते हैं जी का वैल्यू, या आर ई के साथ में वैल्यू डी जी का देखते हैं, तो परसेंट चेंज आ जाता है। एक जी हाँ हमारे पास होना चाहिए, क्योंकि नीचे हमारे पास क्या था, आर ई था, ऐसे, हाँ देखिए ये चीज़ थी ना हमारे पास नीचे ऐसे। तो जी यहाँ पे एक लगा होता है, तो जी को नीचे कर लेते हैं, डी जी अपॉन जी। हम्म, हाँ शाबाश। और ये हो जाता है हमारे पास -2 डी आर ई अपॉन आर ई। तो ये डी है, ये बहुत छोटी वैल्यू पर काम करता है, यानी डेल्टा पर काम करता है। तो डेल्टा जी अपॉन जी -2 डेल्टा आर ई अपॉन आर ई। अब इसे अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। अक्सर छोटे फॉर्मूलों पे ये यूज़ कर लिया जाता है। जब छोटे फॉर्मूले यूज होते हैं, यानी सिंगल फॉर्मूले पे कुछ छोटा मोटा वेरिएशन देखा जाता है, तब ये काम कर देता है, ठीक है। तो उसमें क्या किया कि ये घट गया है वैल्यू, ये जो वैल्यू है ये कितना है, ये कह रहा है 2% घट गया है, तो ये भी तो परसेंट है।
तो हम देखते हैं कि जी का परसेंट क्या हुआ, जी का परसेंट कितना हो गया, तो -2 और ये -2 हुआ बेटा, क्योंकि ये तो 2% घटा है ना, तो माइनस लगेगा, तो इसका मतलब ये होगा कि 4% वैल्यू जी का बढ़ गया है। तो वैल्यू ऑफ जी इंक्रीज बाय 4%। यानी अगर कोई मास कांस्टेंट बना रहे और वो प्लेनेट छोटा हो जाए तो जी का वैल्यू बढ़ जाता है, क्योंकि और डेंसर हो जाता है वो, उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए, तो अब आगे मैं बात कर रहा था, हमारे आगे के जो टॉपिक है उसमें मैं बात कर रहा था, अब एनर्जी वाला कंसेप्ट यूज होगा हमारा। तो पहला एक्सप्रेशन हमारा होता है पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में तो हम जानते हैं क्या होता है, तो वो होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो पोटेंशियल एनर्जी का बेसिक डेफिनेशन क्या होता है, इसे कह देते हैं एनर्जी ड्यू टू पोजीशन। यानी कोई पोजीशन मेंटेन की जाए तो एनर्जी आ जाती है। बट ये एनर्जी स्टोर एनर्जी होती है, तो किस फोर्स में होती है एनर्जी, ये होती है कंजर्वेटिव फोर्स में। अगर फोर्स कंजर्वेटिव हो, तो पहले लेक्चर में मैंने बताया था कि फोर्स कंजर्वेटिव हो तो कैसे होता है ना, तो कंजर्वेटिव फोर्स में हो जाती है। यानी एनर्जी स्टोर हो जाए तो बनती है पोटेंशियल। अब बोला, मान लीजिए एनर्जी स्टोर नहीं होती है, कोई फ्रिक्शन में लॉस हो गया तो वो पोटेंशियल एनर्जी नहीं बनती है। तो वहाँ पे कोई फोर्स पहले से लगी होगी जो वर्क को स्टोर कर सकेगी, तो वो वर्क जो करते हैं वो उसमें भर जाता है सिस्टम के अंदर, तब बनती है पोटेंशियल एनर्जी। तो अब यहाँ पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन क्या दिया इन्होंने, कि जो वर्क हम करते हैं एक्सटर्नल वर्क, वो एनर्जी में चेंज करता है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि हम कोई मास यहाँ पर रेस्ट पे रख लें, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, ये जो मास है ये हमने रेस्ट पे रखा, ये रेस्ट पर है, और कोई दूसरा मास जो इधर से आ रहा है, ये m है, हम इस मास को इधर लाएंगे, इसके पास लेके आएंगे। ये कहाँ से आ रहा है, मान लो इन्फिनिट से आ रहा है ना, इन्फिनिट से ला रहे हैं, इसको थोड़ा थोड़ा करके ला रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी नहीं दे रहे हैं इसमें। या फिर इसे छोड़ देंगे तो भागेगा इस तरफ को, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, तो ये कहीं आर पे आ जाता है, मान लीजिए ये पोजीशन क्या बन जाती है, सेंटर टू सेंटर, ये आर पे आ जाता है मान लीजिए। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो सिस्टम है ये इस पर कैसे काम करता है। तो यहाँ पर हम छोटा सा एक डी आर ले लेते हैं, डी आर, ध्यान रहे डी आर जब भी होता है आर में बढ़ते हुए होता है, और सिस्टम का जो फोर्स होता है इसके ऊपर वो कैसा होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है। यानी एफ जो है ये सिस्टम का फोर्स है, ये हमारा नहीं है, हमारा नहीं है ये फोर्स, ये सिस्टम का फोर्स है, यानी इसे खींच रहा है सिस्टम इस फोर्स से। तो जो हम कहते हैं कि वर्क डन ऑफ सिस्टम, वर्क डन ऑफ सिस्टम, यानी आपसी वर्क डन क्या होगा, तो हम कहते हैं जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर और डी आर। देखिए एफ और डी आर में एंगल कितना है, इसलिए मैंने कहा कि आर में डी आर बढ़ा के लिया जाता है, ये मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन है ना। तो इन दोनों के बीच में एंगल है 180, तो कॉस 180, यानी वही हो गया एफ एस कॉस थीटा। तो ये कितना हो जाएगा, -GM और बाई आर स्क्वायर, और इसके साथ में क्या लगाते हैं, डी आर लगाते हैं यहाँ पे, यानी एफ डी आर ऐसे। तो डी आर लगाया मैंने यहाँ ऐसे, तो इंटीग्रेशन जब करते हैं इसका GM, तो आर की पावर ऊपर जाके देखिए -2 हो जाती है, इंटीग्रेशन में इसको जोड़ देते हैं एक, और जो बनती है पावर उसी को डिवाइड भी कर देते हैं। ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है, डिफरेंशिएशन के उल्टे फॉर्मूले पे काम करता है, एक पावर बढ़ जाती है और उसी से फिर डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि देखिए ये -1 बचा, तो ये माइनस खत्म हो गया, ये 1/r हो गया, तो ये बन गया GM/r। तो बेटा ये वर्क हुआ सिस्टम का,
क्लियर। सिस्टम ने इतना काम किया, यानी यहाँ से यहाँ तक लाने में सिस्टम ने इतना काम किया। तो जितना काम सिस्टम करता है वही काम हम कर लें अगर उल्टी डायरेक्शन में, वही फोर्स लगा के वही काम अगर हम करें उल्टी डायरेक्शन में, तो वो एनर्जी में स्टोर हो जाता है। अब मान लीजिए मैं छोड़ दूँ इसको, पकड़ के ना रखूँ, धीरे 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 करके ना लाऊं, इसके पास ना लेके आऊँ, तो इसमें क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, ये भगेगा, स्पीड अप कर लेगा। लेकिन मैंने क्या किया कि यही फोर्स इधर को लगा के रखी हुई है, एफ एक्सटर्नल, अपनी तरफ से थोड़ा 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 थोड़ा, तो काइनेटिक एनर्जी मैंने आने नहीं दी। तो जब मैं इस वर्क को एक्सटर्नल करता हूँ, कई तरीकों से लोग सॉल्व कर देते हैं, बट ये बेसिक बहुत सिंपल तरीका है। तो ये माइनस वर्क इंटरनल हो जाता है, यानी सिस्टम का हो जाता है। ये किसका हो जाता है, ये सिस्टम का हो जाता है। तो यानी वर्क एक्सटर्नल जो होता है ये हो जाता है माइनस जी M/R। अब इन्हीं मासेस को अगर मैं M1 या M2 लिखूं तो कितना हो जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ, वर्क एक्सटर्नल हो गया, इन्फिनिट से लाने में यहाँ तक, इस पोजीशन में लाने में, ठीक है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी U बन जाती है, और ये माइनस जी M1/R बन जाती है, जब ये मास दोनों M1 और M2 होते हैं। यानी अगर यहाँ एक मास हो M1 और यहाँ दूसरा मास हो M2, और इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो R हो, तो इन दोनों के सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी ये हो जाती है, वर्क डन। मतलब इन्फिनिट से लाए दोनों को और R पे लाके रखा। तो वहां पे मैंने एक को रेस्ट पे माना था, तो फर्क नहीं पड़ता उस चीज से, क्योंकि जब इन्फिनिट हो गया डिस्टेंस तो फिर कोई बात ही नहीं है, दोनों को ले आओ। लेकिन काइनेटिक एनर्जी मत आने दो उसमें। तो जैसे ये इस तरफ को भागेगा तो पकड़ के रखें, तो यानी कि यही फोर्स यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा मुझे, है ना। तो मैं इस फोर्स का यूज नहीं करता, मैं सिस्टम का काम देखता हूँ, सिस्टम का वर्क देखता हूँ, फिर उतना ही वर्क खुद कर देता हूँ मैं उस पर उल्टी डायरेक्शन में, तो वो उसमें स्टोर हो जाता है, वो काइनेटिक एनर्जी नहीं बनता। अगर मैं ये फोर्स ना लगाऊं तो ये इस तरफ को चलेगा, बढ़ती जाएगी स्पीड, तो वो काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगा। तो इसलिए क्या होता है कि ये होती है पोटेंशियल एनर्जी, यानी पोजीशन की वजह से एनर्जी, पोजिशनल एनर्जी। ऐसे तो यहाँ पर इसको पकड़ के रखा हुआ है, बांधा हुआ है, यहाँ पे इस पोजीशन पे लेके हमने इसको टाइट किया, धीरे धीरे लाए तो बन गई इसमें एनर्जी। छोड़ दूंगा तो भागेगा इस तरफ को, ठीक है। तो ये फॉर्मूला किसका होगा, पोटेंशियल का। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो होता है बेटा, वो भी सेम चीज होता है, इसी पे जुड़ा होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो इसमें क्या होता है कि इसको अगर 1 कर दूंगा, वर्क डन पर यूनिट मास, if the mass is displaced from infinity to a position, तो वर्क डन per unit mass if the mass is displaced from infinite या infinity to a position, ठीक है। तो पोजीशन कहाँ ले रखी है, R पे ले रखी है, और इसको क्या किया, 1 किया, ठीक। तो वर्क तो ये है ही, यही तो वर्क है, एक्सटर्नल वर्क यही तो होता है। तो इसी को बोल देते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, Vg। और इसमें क्या करता है, यहाँ पे इसे 1 लगा देते हैं, तो ये हो जाता है माइनस Gm/R, माइनस Gm/R। तो कुछ ऐसा डायग्राम रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ये M है, और यहाँ से ये पॉइंट ले लिया मैंने P, और ये डिस्टेंस R ली। तो पॉइंट P पे मैं क्या कर रहा हूँ, इन्फिनिट से 1 kg मास को लेके आ रहा हूँ, धीरे 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 यहाँ लाके रखता हूँ, तो इसमें एक पोटेंशियल आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, Vg हुआ, किसका हुआ, P का हो गया, पॉइंट P का हो गया। तो कितना हो जाएगा, इसकी वजह से हुआ, देखिए इसकी वजह से हुआ, यानी इसने किया है ना। ये खींच रहा था इसको 1 kg को, तो उसके लिए काम करना पड़ा, पर kg काम जो होगा तो कितना होगा, यही होगा, पोटेंशियल एनर्जी वर्क तो यही है। तो ये मास कितना M है, तो माइनस Gm/R, ये पोटेंशियल हो जाता है, ग्रेविटेशनल
पोटेंशियल हो जाता है। यानी अट्रैक्टिव फोर्स में ये फोर्स कैसा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल नेगेटिव आते हैं। एक चीज बाद में भी काम आएगी आपके 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, जब अट्रैक्टिव फोर्स होंगे अपोजिट चार्जेस के अंदर, वहां पे भी ये चीज काम आएगी। वो डेरिवेशन भी बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। तो अब आता है टोटल एनर्जी। टोटल मैकेनिकल एनर्जी की बात करते हैं, तो इसको पहले देख लें, एक बार कंफर्म करें, अपना स्क्रीनशॉट ले लें। अब चलते हैं आगे थोड़ा सा। टोटल मैकेनिकल एनर्जी, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी में हम काइनेटिक एनर्जी को भी जोड़ देते हैं। तो जब हम करते हैं टोटल मैकेनिकल एनर्जी, तो हम इसमें क्या लिख देते हैं कि होती तो बहुत सारी एनर्जी है, थर्मल एनर्जी, रेडिएशन एनर्जी, ये एनर्जी, वो एनर्जी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैकेनिक्स में हम डील कर रहे हैं, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी की बात करेंगे। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी होती है, तो इसे लिख देते हैं हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, ये लिख देते हैं हम। तो काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी को बेटा ये लिख सकता, तो इसको लिख सकते हैं कि, इसे लिख सकते हैं यू, ऐसे लिख देते हैं इसको। तो काइनेटिक एनर्जी के बारे में तो आप जानते हैं, ये तो फॉर्मूला बेस्ड चीज़ होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। और ये चूँकि क्या होता है कि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो दो मासेस के बीच में होती है, यानी उनमें से कोई एक चलेगा या वो दोनों चलेंगे, एक दूसरे की तरफ आ रहे होंगे, वो देखना पड़ेगा ना हमें। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम क्या करते हैं कि इसे एज इट इज रहने देते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को सिस्टम की रहने देते हैं ऐसे। तो ये हमारी बन जाती है टोटल एनर्जी। क्लियर। अब बात आती है एनर्जी कंजर्वेशन, यानी अगर एक्सटर्नल वर्क जीरो है, व्हेन एनर्जी इज कंजर्व्ड, यानी जो अमाउंट है एनर्जी का वो वही बना रहेगा, कांस्टेंट बना रहेगा। हालांकि जो कंजर्वेशन शब्द है वो कांस्टेंट होने पर भी है, और कुछ फॉर्म भी बदल जाते हैं। तो कई बार हम मान लेते हैं कि एम जी एच, तो उसमें बड़ा चक्कर हो जाता है ना, तो एम भी बदल जाता है कई बार। तो कंजर्वेशन एक अजीब सा शब्द है। टोटल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व, यानी वही अमाउंट उसका बना रहता है। कोई घटना हुई जो पहले था, घटना के बाद भी वही रहा, घटना के बीच में क्या हुआ होगा वो एक अलग बात हो जाती है। ठीक है। तो ये अगर मैं वर्क एक्सटर्नल करूं, वर्क एक्सटर्नल नॉट इक्वल टू जीरो, तो क्या करता है ये एक्सटर्नल वर्क, इसका बहुत ध्यान रखना है आपको। ये काइनेटिक एनर्जी में भी चेंज कर देता है और पोटेंशियल एनर्जी में भी चेंज कर देता है। यानी यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन नहीं, बल्कि उसके साथ साथ एक्सटर्नल वर्क भी हो जाता है। ठीक है। तो ये भी देखेंगे, ये भी देखेंगे। ठीक है, दोनों बातें देखेंगे। चलिए, तो पहला केस हम ये ले लेते हैं कि जो एक्सटर्नल वर्क है वो नहीं हो रहा है, सिस्टम को छोड़ दिया गया है। तो पहली जो कंडीशन है हमारी, एक्सटर्नल वर्क नहीं हो रहा है, छोड़ दिया गया है। तो क्या करते हैं, जब हम मास लेते हैं दो ऑब्जेक्ट, यानी वर्क एक्सटर्नल जो है वो जीरो करके चले हैं सबसे पहले, तो इसमें क्या होता है कि डेल्टा यू और डेल्टा के दैट इज इक्वल टू जीरो। देखिए एक चीज हो सकती है, मान लीजिए ये मास हमारा m1 है और ये रेस्ट पर है, और ये मास हमारा m2 है, जो कि यहां से डिस्टेंस r1 पर है। ठीक है। तो m2 इज सेट फ्री,
m1 एट रेस्ट, यानी यहाँ लिखा गया कि m1 रिमेन्स एट रेस्ट एंड m2 इज सेट फ्री। सेट फ्री कर देते हैं, छोड़ देते हैं इसको। तो अपने आप क्या होगा, पहला डिस्टेंस मैंने r1 ले लिया यहाँ पे, तो इस पर एक फोर्स लगेगा यहाँ पे इस तरफ को, ठीक। तो इसमें यहाँ आते आते एक स्पीड आ जाएगी इस तरफ को, क्योंकि यहाँ पे इसकी क्या स्पीड है, यहाँ पे u इक्वल टू 0 है, क्योंकि रेस्ट पे मैंने छोड़ा है, दोनों रेस्ट पे थे, उसको नहीं छोड़ा मैंने, उसको पकड़ के रखा है मैंने m1 को। हालांकि मैं दोनों को छोड़ सकता हूँ, ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन में मैं दोनों को भी छोड़ सकता हूँ, कोई समस्या नहीं है। अब इसके बाद जब मैं देखता हूँ कि पहली एनर्जी या बाद की एनर्जी क्या है, तो इस डिस्टेंस को मैं r2 मान लेता हूँ, क्लियर। तो काइनेटिक एनर्जी चेंज जो हुआ है वो किसका हुआ है, वो m2 का हुआ है। यानी पहले सिस्टम में कितनी एनर्जी है इवेंट से पहले, तो केवल पोटेंशियल एनर्जी है, देखिए यहाँ पे और यहाँ पे, वो है -g(m1 m2 बाई r2), बस और कुछ नहीं है। काइनेटिक पहले कोई नहीं है, कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है। बाद में ये आ गए r2 पे, हाँ सॉरी r1 देखो बेटा, ऐसे, क्योंकि पहले r1 पे थे ना, हाँ। तो -g(m1 m2), और अब ये आ गए हैं r2 पे, और एक एनर्जी आई है इसमें से m2 में, यानी m2v², ऐसे आई है। तो ये एनर्जी तो नेगेटिव नहीं होती काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं होती है, तो पोटेंशियल एनर्जी आती है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं v का वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो आप देखेंगे पूरे में ही m2 कॉमन है, तो ये देखिए पूरे में ही m2 कॉमन है, तो वो नंबर इधर ले आऊँ g, है ना, और ये m1 कॉमन ले लूँ, तो यहाँ कर लूँ 1/r2 माइनस 1/r1, और ये कर लूँ 1/2v², तो ये 2g(m1) ऐसे हो जाएगा, और ये चीज़ कुछ ऐसे बन जाएगी r1 माइनस r2, और r1 r2 ऐसी बन जाएगी, और इस पे रूट लग जाएगा, तो ये बन जाएगी v की वैल्यू, ऐसे, यानी इस स्पीड से यहाँ ये चल रहा होगा, क्लियर। तो ये अपने आप होता है, ये अपने आप होता है, हमने किसी को कोई एनर्जी नहीं दी, हमने बस इसे पकड़ के रखा, फिक्स कर दिया कहीं पे, इसे छोड़ दिया, क्लियर। और अब ऐसा भी हो जाता है कि दोनों को छोड़ दिया, यानी दोनों को छोड़ दिया, तो उसमें क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी के दो टर्म आ जाते हैं, इसमें v1 इसमें v2, है ना, वो कंसेप्ट भी यूज हो जाता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि न्यूमेरिकल सेक्शन में लूँगा मैं उसको, है ना, आगे न्यूमेरिकल सेक्शन में लूँगा, कंपटीशन लेवल पे रहता है वो, न्यूमेरिकल सेक्शन में लूँगा। उसमें क्या होता है कि सेंटर ऑफ मास का रोल आ जाता है, सेंटर ऑफ मास का रोल आ जाता है उसमें, क्लियर। तो बताऊंगा मैं कैसे, जब दोनों को छोड़ दें तो सेंटर ऑफ मास नहीं चलता, तो फिर वो v1 v2 कैसे एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं, m1 v1 इक्वल टू m2 v2 करके देख लेते हैं, तो वो भी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। अभी इसी पे चल रहे हैं। अब इसके बाद क्या होता है कि जब उल्टा करते हैं हम इसका, जब हम इसका उल्टा करते हैं तब क्या होता है